हाय एवरीवन, और इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट्स के बारे में। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स हमारे लेआउट्स होते हैं। जैसे हमने रेज्यूमे टेम्पलेट्स की ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर हमारे पास रेज्यूमे का एक लेआउट आ जाए, एक टेम्पलेट आ जाए, तो उसमें मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन भर के अपने लिए पर्सनल एक रेज्यूमे बना पाऊंगी और आप भी उस टेम्पलेट के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन भर के अपने लिए एक रेज्यूमे बना पाएंगे। तो इस तरीके से टेम्पलेट्स हमारे फिक्स लेआउट्स होते हैं जिनसे मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर उनमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन भर दी जाए तो। अब जैसे इसमें पाथ पैरामीटर्स का एग्जाम्पल लें तो हमने डिस्कस किया था कि पाथ पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल आ जाता है इस तरीके से, और इस वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज हमने यूजर नेम की जगह स्लैश अपना कॉलेज लिखा तो हमारे वेरिएबल के अंदर अपना कॉलेज आ जाएगा। अगर हमने स्लैश ABC लिखा तो हमारे वेरिएबल के अंदर ABC आ जाएगा। अगर हमने स्लैश XYZ लिखा तो हमारे यूजर नेम के अंदर XYZ आ जाएगा। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एक टेम्पलेट है जिससे हम अलग अलग राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पूरे के पूरे पेज को क्रिएट करने के भी टेम्पलेट्स होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम के पेज पर जाएं तो इंस्टाग्राम पर इस तरीके का पेज हमें दिखाई देगा। कोई भी इंस्टाग्राम का जो पेज होता है, अगर हम उसे अपने ब्राउजर की विंडो पर खोलें तो यहाँ पर हमें यूजर नेम दिखाई देगा, फिर हमें फॉलो और मैसेज के बटन्स दिखाई देंगे, फिर हमें फॉलोअर्स का फॉलोइंग का काउंट दिखाई देगा एंड नीचे की साइड हमें पोस्ट दिखाई देंगे। अब उसके साथ में अगर लेट्स सपोज हम किसी और कंपनी का इंस्टाग्राम पेज खोलते हैं तो वहां पर भी सिमिलर फॉर्मेट होगा, यानी ऊपर नाम लिखा हुआ है, फिर 2 बटन्स बने हुए हैं, उसके बाद फॉलोअर्स फॉलोइंग काउंट है, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नीचे की तरफ हमें पोस्ट दिखाई देंगे। अगर एक और कंपनी का इंस्टाग्राम हम खोलें तो वहां पर भी सेम लेआउट फॉलो हो रहा होगा कि ऊपर नाम होगा, फिर फॉलो मैसेज के बटन्स होंगे, उसके बाद फॉलोअर्स फॉलोइंग के काउंट होंगे, नीचे की तरफ पोस्ट दिखाई देंगे। तो इंस्टाग्राम के ऊपर तो इतने सारे अकाउंट्स हैं, क्या हर एक अकाउंट के लिए अलग HTML पेज क्रिएट किया गया है? तो उसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली जब भी वेबसाइट्स के अंदर सिमिलर लेआउट बहुत बार यूज होता है तो हम उस लेआउट को बार बार नहीं क्रिएट करते, मतलब उस लेआउट को बार बार हम HTML की फॉर्म में HTML फाइल्स नहीं बना रहे होंगे। हम क्या करेंगे, एक बार उसका एक सिंगल टेम्पलेट बना लेंगे और जब भी किसी को नया इंस्टाग्राम का पेज चाहिए होगा उसे वो सेम टेम्पलेट दे देंगे। यानी टेम्पलेट को हम एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट हो तो उससे सारी की सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हमें ब्लूप्रिंट को तो एक बार बनाना पड़ता है पर उसकी जो कॉपीज़ निकलती हैं वो मल्टीपल कॉपीज़ हो सकती हैं। जैसे कार का जब भी मॉडल डिज़ाइन होता है, एक कार को जब भी जो डिज़ाइनर्स होते हैं डिज़ाइन करते हैं वो एक ही बार डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग कार्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार्स के अंदर अलग अलग हम कलर्स डाल सकते हैं, अलग अलग फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो वही सिमिलर मतलब है यहाँ पर टेम्पलेट्स का कि हम बेसिकली एक लेआउट, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेंगे कि हमारा पेज कैसा होना चाहिए और उस पेज से फिर हम मल्टीपल अलग अलग पेजेस निकाल लेंगे जो रियल टाइम में यूज होते हैं। तो हमें अलग से थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स ऑफ अलग से HTML पेजेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ही हमारे यूजर्स थाउजेंड्स एंड लैक्स हों। तो उसके लिए हम टेम्पलेटिंग को यूज करते हैं। अब टेम्पलेटिंग को अचीव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। हैंडल बार्स एक काफ़ी पॉपुलर टूल है। इसके अलावा जिस टूल को हम यूज़ करेंगे EJS, ये भी काफ़ी पॉपुलर टूल है। EJS की फुल फॉर्म होती है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। तो EJS को यूज़ करने के हमारे 2 मेजर रीज़न है। सबसे पहला, ये काफ़ी पॉपुलर टूल है टेम्पलेटिंग के लिए, एंड दूसरा रीज़न, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके ही हम काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। तो EJS की बात करें तो इट इज़ अ सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू जनरेट HTML मार्कअप विद प्लेन जावास्क्रिप्ट। यानी हम EJS की हेल्प से एक HTML टेम्पलेट्स बना पाएंगे जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक भी लिख पाएंगे। उसको हम धीरे धीरे करके देखेंगे कि कैसे अचीव करना है, पर बेसिकली यही हमारा मोटिव रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर हम टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं कि हमें हजारों पेजेस ना क्रिएट करने पड़े, ऑटोमेटिकली अलग अलग यूजर के हिसाब से, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे लिए वो पेजेस क्रिएट हो जाएं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। अब EJS को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हम उसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। हमने EJS डायरेक्टरी नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है और टर्मिनल के अंदर हम इसी डायरेक्टरी के अंदर है। तो सबसे पहले इसमें अपनी package.json को इनिशियलाइज कर लेते हैं npm init, और npm init के साथ हम -y वाला फ्लैग यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे ऑप्शंस हमारे लिए डिफ़ॉल्ट सेट हो जाते हैं। एंटर करेंगे तो एक बार में हमारी package.json क्रिएट हो जाएगी। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। हम चाहे तो और चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ऑथर के अंदर मैंने लिख दिया श्रद्धा। इसके साथ साथ हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया। नोड मॉड्यूल्स में अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, इसे कर लेते हैं क्लियर।
एंड EJS को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। EJS को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं npm i EJS, इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। एंड अब नोड मॉड्यूल्स में हम जाएंगे, डिपेंडेंसीज में तो दिख ही रहा है, इसके साथ साथ हमारा EJS का एक पूरा फोल्डर या नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास बनकर आ गया है। और साथ के साथ इस डायरेक्टरी के अंदर हम अपनी index.js नाम की एक फाइल बना लेते हैं। तो ये हमारी index.js नाम की फाइल, और अभी हमारे पास क्या हो गया, अभी हमारे पास EJS इंस्टॉल होकर आ गया है। अब बात करते हैं कि EJS को एग्जैक्टली हम यूज़ कैसे करते हैं, और जब हम टेम्पलेट्स कह रहे हैं कि हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले तो index.js के अंदर हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं। हम अपना एक्सप्रेस जो है उसे रिक्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं एक्सप्रेस को, एंड उसके साथ साथ हम अपनी ऐप को क्रिएट करेंगे एग्जीक्यूट करके एक्सप्रेस को। app.listen, अपना पोर्ट हम डिफाइन कर लेते हैं, const port इज इक्वल टू 8080 एंड app.listen पोर्ट, एंड उसके साथ साथ हम अपना कॉल बैक क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे console.log listening ऑन पोर्ट, एंड यहाँ हम अपना पोर्ट नंबर लिख देते हैं। इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। अब हम इसे रन करेंगे यूजिंग नोडमोन। अब आपने अगर नोडमोन को ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया था लास्ट सेशन के अंदर, तो आपको इसे दोबारा से लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि हम नोडमोन को ग्लोबली इंस्टॉल कर लें। तो हम स्टार्ट कर लेंगे अपने सर्वर को। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि EJS को हम एग्जैक्टली यूज़ कैसे करेंगे। EJS को यूज़ करने के लिए हमें अपने कोड के अंदर कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी, यानी हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है app.set view engine EJS। ऐप के अंदर एक हमारा फंक्शन होता है सेट करके, जो व्यू इंजन को सेट कर देगा टू EJS। अब यहाँ पर व्यू इंजन का क्या मतलब है, अब एक बार इस लाइन को पहले लिख लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर हम सेट कर सकते हैं कि app.set, हम अपने व्यू इंजन को सेट कर रहे हैं टू EJS। इसको कर लेते हैं सेव। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि जैसे हमने रिक्वायर किया है अपने एक्सप्रेस को, क्योंकि एक्सप्रेस एक पैकेज था, पर EJS भी तो एक पैकेज है, उसे हमने क्यों नहीं रिक्वायर किया, क्योंकि EJS को ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट इंटरनली रिक्वायर कर लेता है। तो इसीलिए हमें EJS को दोबारा से जाके रिक्वायर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस ने उसे इंटरनली कर लिया है रिक्वायर, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पर हम EJS को यूज़ कर रहे हैं। अब app.set का क्या काम होता है, app.set कई सारी डिफरेंट चीज़ें सेट करने के काम आता है ये फंक्शन, एंड इसके अंदर एक चीज़ जो हम सेट कर सकते हैं वो है हमारा व्यू इंजन। व्यू कहने का मतलब है यहाँ पर, व्यू का मतलब जब भी हम व्यू वर्ड सुने तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा टेम्पलेट इंजन क्या होगा, टेम्पलेट इंजन से हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो चीज़, वो पैकेज जो हमारे व्यूज़ को या हमारे टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के काम आएगा, उनको रेंडर करने के, दिखाने के काम आएगा, वो होने वाला है हमारा EJS। तो व्यू इंजन हमारा EJS सेट हो गया। अब एक बार अपने लिए app.get कर लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट अगर हमारे रूट पर आती है तो हम अपने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाले कॉल बैक के अंदर चले जाएंगे, और सबसे पहले तो इसे टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ हम response.send कर देते हैं दिस इज रूट, इसको कर लेते हैं, या इसे होम कह देते हैं, सेव। अब जैसे ही हम अपने लोकल होस्ट 8080 पर कॉल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रिंट होकर दिस इज होम, यानी हमारा सर्वर हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब EJS क्या करता है, EJS की हेल्प से हम रिस्पॉन्सेज को सेंड नहीं करते, हम रिस्पॉन्सेज को रेंडर करते हैं। यहाँ पर क्या वर्ड है EJS के यूज में कि हम रिस्पॉन्सेज को रेंडर करते हैं। रेंडर करने का क्या मतलब होता है, रेंडर करने का मतलब होता है फाइल्स को भेजना। रिस्पॉन्सेज जब हम सेंड कर रहे थे तो सेंड में हम क्या क्या कर रहे थे, हम अपनी कोई भी स्ट्रिंग है जिसे भेज सकते हैं, हम अपना कोई भी एरे है जिसे भेज सकते हैं, हमारी कोई बूलियन वैल्यू है, या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम सेंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम HTML को भेज सकते हैं। पर हमें किसी बड़ी सी फाइल को भेजना हो तो, क्योंकि हर बार response.send के अंदर हम बड़ा सा HTML का कोड विद CSS विद जावास्क्रिप्ट इतनी सारी चीज़ें तो लिख नहीं सकते। तो अगर हमें किसी फाइल को भेजना होता है, किसी HTML कोड को भेजना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, उसके लिए हम response.render को यूज़ करते हैं। और response.render के अंदर हम कोई नॉर्मल फाइल नहीं भेजते, हम अपनी एक EJS फाइल को भेज रहे होंगे। अब सबसे पहले तो EJS फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपने EJS डायरेक्टरी के अंदर ही एक और फोल्डर बनाएंगे व्यूज नाम से।
अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एक्सप्रेस के अंदर व्यू इंजन को यूज़ करते हैं तो व्यू इंजन एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जितने भी व्यूज़ हैं, यानी हमारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं, जो हमारे EJS टेम्पलेट्स बनेंगे, वो सारे के सारे एक व्यूज़ नाम के फोल्डर में होने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस इसी व्यूज़ वाले फोल्डर को ढूंढेगा हमारे टेम्पलेट्स को रेंडर करने के लिए। अब हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट फोल्डर का नाम व्यूज़ से कुछ और भी सेट कर सकते हैं, पर जनरली हम इसे व्यूज़ ही रखते हैं। तो व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर हम सारे के सारे अपने व्यूज़ यानी टेम्पलेट्स को स्टोर कराएंगे। अब टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं? हम EJS के टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, यानी हम एक टेम्पलेट को नाम दे सकते हैं home.EJS। और ये home.EJS क्या होने वाला है? बेसिकली इसके अंदर हम अपना HTML जावास्क्रिप्ट का मिक्स एक कोड क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्पलेट। अब उसके लिए जनरली हम शुरुआत कर सकते हैं बेसिक HTML के साथ। तो हमने क्या किया, home.EJS नाम की फाइल बनाई। .EJS से पता चल रहा है ये EJS का एक टेम्पलेट है, और इस फाइल के अंदर हम अपना HTML का कोड ही लिखते हैं, यानी ये पूरी की पूरी फाइल रेंडर हो जाएगी जाकर। इसको हम नाम दे सकते हैं होम पेज, एंड यहाँ हम अपने प्रॉपर टैग्स बना सकते हैं H1, दिस इज द होम पेज। हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसके अंदर हम रैंडम टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर देंगे। उसके साथ साथ लास्ट में हम कोई रैंडम बटन बना सकते हैं, क्लिक मी। एंड इस तरीके से एक काफ़ी सारा कोड है जिसको हम डायरेक्टली अगर response.send के अंदर लिखते तो शायद बहुत बल्कि और बहुत अजीब सा हमारा कोड हो जाता, बट यहाँ हमने सिंपली इसे एक EJS टेम्पलेट के अंदर एक फाइल के अंदर लिख दिया है। अभी इस कोड के अंदर कुछ ऐसा सीखने लायक नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक HTML है जिसको हमने लिखा है। अब index.js के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम response.send कर रहे थे उसकी जगह हम response.render करेंगे, और रेंडर के अंदर हम भेज रहे होंगे home.EJS वाली अपनी फाइल को। इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि home.EJS response.render को कैसे पता चलेगा कि home.EJS है कहाँ पर, क्योंकि home.EJS तो हमने व्यूज़ वाले फोल्डर में बनाई है। तो इसका जवाब ये कि एक्सप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जब हम response.render को कॉल लगाएंगे तो व्यूज़ वाला फोल्डर ढूंढेगा और व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर जाकर होम को सर्च करेगा। अब यहाँ पर अगर हम .EJS ना लिखें तो भी चल जाएगा, यानी तो भी हमारा कोड रन करेगा, और हमने .EJS लिखा है तो भी कोड रन करेगा। तो अभी के लिए home.EJS हमने लिख लिया है, और बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का नाम हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एक्सप्रेस हमारी व्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर चेक करेगा। अब हम अपने लोकल होस्ट 8080 को रिफ्रेश कर लेते हैं, और इस बार क्या हुआ, इस बार पूरा का पूरा HTML पेज हमें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा टेम्पलेट था जिसे एक्सप्रेस ने अब रेंडर करा दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग स्मॉल डेटा। अब यहाँ पर अगर हम .EJS को हटा दें, सेव करें, रिफ्रेश करें, तो भी हमारा पूरा कोड काम करेगा रिफ्रेश करने पर, क्योंकि .EJS से फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली एक्सप्रेस हमारे नाम के बेसिस पर सर्च करता है हमारी व्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर। अब इसके साथ साथ EJS को तो हमने इंस्टॉल किया ही था, साथ के साथ हमारी एक एक्सटेंशन होती है EJS नाम से। ये वाली हमारी एक्सटेंशन है EJS लैंग्वेज सपोर्ट नाम से। इस एक्सटेंशन को हम चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आगे जाकर EJS का जो कुछ कुछ सिंटैक्स होता है वो हमारे लिए हाईलाइट होकर आ जाएगा और थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल कर लें जल्दी से जल्दी जाके। अब नेक्स्ट हम छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाले हैं। अपने एक बार सर्वर को हम स्टॉप करेंगे। अभी हम कहाँ पर हैं, हम EJS डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो एक बार क्या करेंगे, हम इसकी पेरेंट डायरेक्टरी के पास जाएंगे, मतलब cd ... करके हम बैकएंड, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है, बैकएंड के अंदर अगर चेक करें तो हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं। इसमें से एक था हमारा EJS डायरेक्टरी। हम चाहें तो अपने इस वाले सर्वर को, जो हमारा EJS डायरेक्टरी के अंदर index.js का सर्वर है, इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें सिंपली करना पड़ेगा nodemon और फिर अपनी EJS डायरेक्टरी और उसके अंदर index.js। तो ये स्टेटमेंट अगर हम लिख देंगे तो हम अपने सर्वर को बाहर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंटर किया तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर के अंदर एक बार index.js में हम एक और राउट क्रिएट करते हैं, इसको लिखेंगे /hello, और ये क्या करेगा, हमारे लिए एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा जिसमें हमें मैसेज मिलेगा हेलो। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। तो अब अपने लोकल होस्ट 8080/hello पर जाएंगे तो क्या कर रहा है, हेलो हमारे लिए वर्क कर रहा है। अब दोबारा से रूट पर जाएं और इसे रिफ्रेश करें तो इस बार हमारे पास क्या आएगा, इस बार हमारे पास एरर आएगा। एरर को ध्यान से देखें तो एरर में लिखा हुआ है फेल्ड टू लुक अप व्यू home.EJS इन व्यूज डायरेक्टरी।
यानी हमारे कोड को व्यूज डायरेक्टरी के अंदर home.ejs दिख ही नहीं रहा, और वो व्यूज डायरेक्टरी को कहाँ सर्च कर रहा है, हमारा कोड बाय डिफॉल्ट व्यूज डायरेक्टरी को बैकएंड के अंदर सर्च करने की कोशिश कर रहा है। यानी जहां से सर्वर रन हुआ है वहां वो व्यूज को सर्च करने की कोशिश कर रहा है। जहां पे index.js जिसके थ्रू हमने अपने सर्वर को रन किया है उसके पेरेंट फोल्डर यानी ejs डायरेक्टरी के अंदर व्यूज सर्च नहीं हो रहा, व्यूज वहां सर्च हो रहा है जहां से हमारा सर्वर रन हुआ है, यानी हमारे बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर। तो ये दिखाता है कि हमारा कोड अभी उस स्थिति के अंदर है जिसमें अगर ejs डायरेक्टरी के अंदर रहकर ही हम अपने सर्वर को रन करें तभी ये कोड काम करेगा, नहीं तो हमारे जो व्यूज हैं वो कभी रेंडर ही नहीं हो पाएंगे। अगर हमें इस चीज को चेंज करना है कि ऐसा ना हो और हम इस तरीके से डिफाइन कर दें कि हमारे व्यूज वाला ये फोल्डर हमेशा ejs डायरेक्टरी के अंदर ही मिलेगा, तो उसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं विच इज app.set, और इसमें हम लिख देंगे व्यूज, एंड व्यूज के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे path.join नाम से। path.join के अंदर हम अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम लिखेंगे एंड एक सेकंड पैरामीटर पास करेंगे जिसका नाम है व्यूज। इसको कर लेते हैं हम /views और इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर path.join आएगा और ये path एक्चुअली हमारा एक पैकेज होता है जिसे हमें ऊपर रिक्वायर करना पड़ेगा। तो पैकेज को रिक्वायर करने के लिए हम लिख सकते हैं const path इज इक्वल टू रिक्वायर हमारा पाथ पैकेज, इसको कर लेते हैं सेव। एंड ये दो लाइनें हमें लिखनी पड़ती हैं जिसकी मदद से हम बेसिकली क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपना पाथ नाम का एक पैकेज है जिसे रिक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐप के अंदर सेट करते हैं व्यूज को टू दिस पाथ। बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमारा जो व्यूज नाम का फोल्डर है वो आपको ऐसा नहीं है कि जहां से आप सर्वर रन करेंगे वहां पर मिलेगा, हम बता रहे हैं कि ये जो व्यूज नाम का फोल्डर है ये हमें इस जगह पर मिलेगा। हम व्यूज वाले फोल्डर का यहाँ पर पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पाथ दिखाने के लिए हमने एक फंक्शन यूज किया है path.join। तो पाथ पैकेज के अंदर हमारा एक ज्वाइन नाम का फंक्शन होता है जो दो पाथ्स को ज्वाइन करने के काम आता है। इसमें सबसे पहला पाथ हमने लिया है अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, जो बेसिकली हमारी index.js की जो हमारा सर्वर है जहां पर हमने कोड लिखा है उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो index.js की करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, index.js की करंट वर्किंग डायरेक्टरी है बैकएंड के अंदर अभी जाकर हम जो ejs डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये पाथ हमारे इस डायरेक्टरी नेम के अंदर है और उसके आगे हम ज्वाइन करा रहे हैं /views। तो दोनों मिलकर हमें क्या देंगे, ये मिलकर हमें करेक्ट पाथ देंगे अपने व्यूज का। और फिर हम अपने ऐप को बता रहे हैं कि व्यूज को एक्सप्रेस को बता रहे हैं जब व्यूज को सर्च करो तो व्यूज को वहां मत सर्च करना जहां से हमारा सर्वर रन हुआ है, व्यूज को हमेशा इसी पाथ में जाकर सर्च करना। तो एक तरीके से व्यूज एग्जैक्टली है क्या, हम उसका हार्ड कोड करके एग्जैक्ट सही पाथ अपने एक्सप्रेस को जाकर बता रहे हैं। और जब हम इस पाथ को सेट कर देते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, अब अगर हम जाकर लोकल होस्ट 8080 को रिक्वेस्ट करेंगे तो इस बार हमें अपना होम पेज अच्छे से दिखाई देगा। तो अब हमारे व्यूज जो हैं वो सही से सर्च हो रहे हैं और अब सही से रेंडर हो रहे हैं। इवन तो अभी भी हमने अपने सर्वर को अगर नोटिस करें तो यहाँ बैकएंड से स्टार्ट किया हुआ था, तो यहीं से अपने सर्वर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारा कोड वर्क करेगा। तो जब भी हम टेम्पलेट्स को यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, पाथ को रिक्वायर करना है और उसके बाद अपने व्यूज के पाथ को सेट कर देना है टू दिस कांस्टेंट पाथ, ताकि हमारे पास कभी भी एरर्स ना आए अगर हम बाहर से भी अपने सर्वर को रन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ईजेएस के अंदर इंटरपोलेशन सिंटैक्स के बारे में। इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एम्बेडिंग एक्सप्रेशंस इनटू मार्क्ड अप टेक्स्ट। यानी जो हमारा HTML होता है उसके अंदर हम कुछ कुछ एक्सप्रेशंस डालेंगे जिनकी वैल्यूज बाद में इवैल्यूएट होंगी। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमने पहले स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में बात की थी, जिनको हम यूज करते आए हैं। जैसे हम बैकटिक के अंदर अगर लिख दें दिस इज अ एंड उसके बाद हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर दें इस तरीके से नेम, तो हमारे बैकटिक्स क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल है, यहाँ पर ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है और जब भी ये कोड रन करेगा तो हमारी स्ट्रिंग जो प्रिंट होगी वो दिस इज अ और उसके बाद जो भी नेम है, लेट्स सपोज अपना कॉलेज नेम है नेम वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर जब भी चीज़ प्रिंट होगी तो नेम प्रिंट नहीं होगा, नेम के अंदर की जो वैल्यू है वो फाइनल आउटपुट में हमारे पास आ रही होगी। तो ये क्या है, ये हमने एम्बेड कर दिया अपना कोई भी चीज़, यानी यहाँ हमने एक वेरिएबल एम्बेड कर दिया, उसकी वैल्यू को एम्बेड कर दिया। एम्बेड करना यानी किसी दूसरी चीज़ के अंदर कोई वैल्यू को ऐड कर देना। अब यहाँ तो सिर्फ हमने नेम्स ऐड किए, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, पर हमारे जो ईजेएस टेम्पलेट्स होते हैं उनके अंदर हम पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड एम्बेड कर सकते हैं, पूरा जावास्क्रिप्ट का
लॉजिक एम्बेड कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम वो एम्बेडिंग देखेंगे कि कैसे अपने जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस को हम ईजेएस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं और उसी को हम अपना इंटरपोलेशन सिंटैक्स कहते हैं। तो बेसिकली ईजेएस को यूज करके हम अपने HTML को डायनेमिक बनाने वाले हैं। डायनेमिक यानी अभी तक हमारा जो HTML है उसके अंदर वही चीजें सर्व होती हैं जो हमने लिखी हुई हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली सारा का सारा वही टेक्स्ट है, सारी की सारी वही एलिमेंट्स है जो हमने अपनी ईजेएस फाइल के अंदर अभी लिखे हुए हैं। पर ईजेएस का काम होता है अपने HTML को डायनेमिक बनाना, यानी रन टाइम पे जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसी तरीके से हमारा पेज चेंज हो सकता है। उसको एक बार टेस्ट आउट करके देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। अब ईजेएस के लिए हमारे पास ये हमारा पेज होता है ejes.co करके, जिसके अंदर सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। वैसे तो काफ़ी छोटा सा पेज है। इसके अंदर ईजेएस में इंटरपोलेशन सिंटैक्स को अचीव करने के लिए वील गो टू टैग्स, यानी जैसे हमारे पास HTML के टैग्स होते हैं वैसे ही हमारे पास ईजेएस के भी टैग्स होते हैं। ईजेएस के टैग्स के अंदर हम अलग अलग चीज़ें लिखकर अपने HTML को डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे अगर हमें सिंपली कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए अलग ईजेएस का टैग होगा। अगर हमें कोई फॉर लूप लिखना है तो उसके लिए अलग ईजेएस का टैग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग ईजेएस के टैग्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टैग और जो फेमसली यूज टैग है जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है हमारा लेस देन %। तो इस टैग के अंदर ये टैग क्या करता है, आउटपुट्स द वैल्यू इनटू द HTML टेम्पलेट, यानी हम कोई भी HTML का टेम्पलेट बनाएंगे उसके अंदर ये किसी आउटपुट को एम्बेड कर देगा। तो जिस तरीके का काम हमारे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स कर रहे थे, कुछ वैसा ही काम हमारे लिए ये वाला टैग करता है। और इस टैग के अंदर लिखा हुआ है HTML escaped। तो एक बार इसका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हम अपने home.ejes के अंदर जाएंगे और home.ejes के अंदर यहाँ हम एक नया टैग बना लेते हैं H3 करके, और H3 के अंदर हम लिखने वाले हैं टैग के बीच में लेस देन, %, इक्वल टू एंड % ग्रेटर देन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा टैग हो गया। जैसे हमारा ओपनिंग टैग होता है H3 और क्लोजिंग टैग इस तरीके से होता है स्लैश के साथ, तो वैसे ही ये हमारा ईजेएस का ओपनिंग टैग है और ये हमारा ईजेएस का क्लोजिंग टैग है। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम कोई नॉर्मल कैलकुलेशन लिखते हैं, हमने लिख दिया 1 + 2। अब हमें पता है 1 + 2 3 होता है, पर जनरली अगर हम H1 के अंदर लिखते 1 + 2 तो क्या होता, हमारा HTML तो सिंपली 1 + 2 ही प्रिंट करवा देता, पर क्योंकि हम यहाँ ईजेएस यूज कर रहे हैं, ईजेएस का मतलब डायनेमिक, तो वो यहाँ पर 1 + 2 का आउटपुट प्रिंट करवाएगा। क्योंकि ये टैग क्या करता है, आउटपुट करता है वैल्यू इनटू द टेम्पलेट। तो अब एक बार होम पेज पर जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ H1 में तो 1 + 2 आ रहा है, पर H3 में क्या आ रहा है, H3 में 3 प्रिंट होकर आ रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। H3 में हमारे पास 3 प्रिंट होकर आ रहा है। यहीं पर अगर हम कर देते 1 × 2 एंड ऊपर भी करते 1 × 2, सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ तो 1 × 2 प्रिंट होके आता, पर यहाँ 1 × 2 यानी 2 ही प्रिंट होके आता, हमारा फाइनल आउटपुट प्रिंट होकर आता। अब यहाँ पर इस टैग के सामने लिखा हुआ है HTML escaped। escaped का मतलब होता है कि जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग ही आएगा। मतलब अगर हम इस टैग को कहीं भी लिखते हैं और इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन होता है तो उस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट कोई HTML स्ट्रिंग होगी। जैसे 1 × 2 का फाइनल रिजल्ट एक HTML स्ट्रिंग है विच इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पे 3 × 5 अगर लिख दें, सेव करें और यहाँ रिफ्रेश करें, तो फाइनल आंसर हो गया 15, जो हमारी एक HTML स्ट्रिंग है। इसके साथ साथ चाहे तो हम स्ट्रिंग और डिफरेंट मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, अपना कॉलेज अगर हमने लिख दिया तो हम स्ट्रिंग के लिए अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का टू अपर केस। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ जाके रिफ्रेश, तो क्या हुआ, अपना कॉलेज अपर केस में हमारे पास आकर प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई एरे है, एरे के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है डिफरेंट एलिमेंट्स का, इसमें हेलो लिखा हुआ है, इसमें बॉन्जूर लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास नमस्ते लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 3 एलिमेंट्स का हमारे पास एक एरे है और हम चाहते हैं कि इस एरे का हमें 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मिल जाए। इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ से क्या हुआ, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ गया। हम चाह रहे हैं इसका हमें 2nd इंडेक्स वाला एलिमेंट मिल जाए, रिफ्रेश करेंगे तो 2nd इंडेक्स वाला एलिमेंट हमारे पास आकर प्रिंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बेसिक जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं उससे जो भी फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसे ये वाला टैग एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उसे HTML के अंदर स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने डायनेमिक HTML को क्रिएट करने की कोशिश की।
अब यहाँ पर तो हमें अपने EJS टैग्स के अंदर खुद से डेटा क्रिएट करना पड़ रहा है, पर जब भी हम अच्छे लेवल की डेवलपमेंट या अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तब जनरली हमारे पास बैकएंड के साथ साथ हमारा डेटाबेस भी होता है। अब डेटाबेस एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं, उसको हम बाद में पढ़ रहे होंगे, पर अभी अगर हम बात करें तो जनरली हमारे पास बैकएंड के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा होता है, हमारे डेटाबेस से आ रहा होता है। यानी अगर ये एरे है तो ये एरे हमारे पास नॉर्मली हम खुद से नहीं लिख रहे होंगे, इस तरीके का एरे टाइप डेटा हमारे डेटाबेस से आएगा। तो वो जो डेटा आता है वो जनरली हमारी index.js के अंदर डेटाबेस से आ रहा होता है, और जब भी हम रिस्पॉन्स को रेंडर कराते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक डेटा होता है जिसे हम सेंड करते हैं रेंडर कराने के साथ साथ, तो उसके हिसाब से हमारे डायनेमिक पेजेस क्रिएट होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक बार अगर मान लेते हैं डेटाबेस से हमारे पास कुछ डेटा आ गया तो फिर उसे हम EJS के साथ कैसे रेंडर करा सकते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास बैकएंड के अंदर डेटाबेस से कोई डेटा आता है तो उसे हम EJS में पार्स कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक नया राउट बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे रैंडम नंबर, या इस राउट को हम नाम दे देते हैं रोल डाइस। इसका काम है कि हमारा एक जो डाइस होता है उसे रोल करेंगे। अब हमें पता है हमारे डाइस की 6 साइड्स होती हैं, तो 6 में से कोई भी एक साइड है जो ऊपर की तरफ आ सकती है और वो हमारे डाइस का फाइनल नंबर होता है। जैसे हम स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं या फिर हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो के ऊपर हम डाइस को रोल करते हैं और कोई भी फेस ऊपर वाली साइड आ सकता है। हमें बेसिकली 1 से 6 नंबर्स के बीच में कोई एक रैंडम नंबर है जिसे प्रिंट करवाना है अपने रोल डाइस के अंदर। अब ये जो रोल डाइस है इसके लिए हम एक नया टेम्पलेट बनाएंगे अपने व्यूज वाले फोल्डर में, जिसको हम नाम देंगे रोल डाइस डॉट EJS, और इस रोल डाइस डॉट EJS के अंदर हम अपना HTML का कोड लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रोल डाइस, एंड यहाँ H1 टैग बना लेते हैं डाइस गेव वैल्यू, और यहाँ हमारे पास कोई एक रैंडम मैथ की वैल्यू आनी चाहिए। अब रैंडम मैथ की वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए हम अपने EJS टैग का यूज करेंगे, लेस देन, परसेंटेज इक्वल टू एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। इसके बीच में हमें कोई रैंडम वैल्यू प्रिंट करवानी है 1 से लेकर 6 के बीच में, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड हमें ऑलरेडी आता है। हम लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर एंड मैथ डॉट रैंडम, और उसके अंदर हम लिखने वाले हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 + 1। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा रैंडम डाइस को रोल करके 1 से लेकर 6 तक के बीच में एक रैंडम नंबर प्रिंट करवाने का कोड हो गया, और ये सारा का सारा रोल डाइस डॉट EJS के अंदर आएगा। होम डॉट EJS को भी कर देते हैं क्रॉस, और अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करेंगे, एंड रेंडर में हम सेंड करने वाले हैं रोल डाइस डॉट EJS को। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से हम कॉल लगाएंगे लोकल होस्ट 8080 /roll डाइस को। एंटर किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डाइस गेव वैल्यू 3, तो रैंडम नंबर हमारे पास 3 जनरेट हुआ। रिफ्रेश करेंगे, इस बार रैंडम नंबर 2 जनरेट हुआ, रिफ्रेश करेंगे 5 जनरेट हुआ, रिफ्रेश करेंगे दोबारा से 5 3 3 5। तो इस तरीके से रैंडम नंबर्स 1 से लेकर 6 तक हमारे लिए जनरेट हो रहे हैं। अब इन रैंडम नंबर्स में हमने क्या किया है, इन्हें रोल डाइस के अंदर ही जनरेट किया है। पर जनरली जितना भी हमारा कंप्यूटेशन का टास्क होता है, जनरली जो भी हमारे पास डेटा आता है वो डेटा हमारे EJS फाइल्स के अंदर हम जनरेट नहीं करते, वो डेटा हमारे पास डेटाबेस से आ रहा होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ये यहाँ नहीं जनरेट हो रहा, ये किसी डेटाबेस से हमारे पास आया है और एक वेरिएबल के अंदर आया है जिसको हम नाम दे देंगे लेट डाइस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वेरिएबल। तो ये डेटा हमारे पास, हम अज्यूम कर रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि डेटाबेस से आया होगा और इसे हमने एक डाइस वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब हमें इस डाइस वैल्यू को यहां पर यूज करना है। तो यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर हम एक अपना आर्ग्यूमेंट तो पास करते थे अपनी फाइल का नाम, अपने टेम्पलेट का नाम, हम एक और आर्ग्यूमेंट यहां पर पास कर सकते हैं जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट बेसिकली हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं कि हमारा नंबर है डाइस वैल्यू के इक्वल, और अब ये जो हमारी की है इसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने रोल डाइस डॉट EJS के अंदर। मतलब यहाँ पर हम अपना नंबर लिख देंगे, सेव कर लिया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ऐप डॉट गेट के अंदर जो हमारा राउट है रोल डाइस, वहां पर ऑलरेडी डेटाबेस से एक रैंडम वैल्यू आ रही है जिसे हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब उस वेरिएबल को रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर हम एज ए सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
और उसी ऑब्जेक्ट की एक की है जिसे डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया जा सकता है rolldice.ejs के अंदर। तो अब हम रोल डाइस को रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिक्वेस्ट जा रही है 2 आया इस बार रैंडम नंबर, दोबारा रिफ्रेश करेंगे 1 आया, रिफ्रेश करेंगे 2 आया, रिफ्रेश करेंगे 3 आया, रिफ्रेश करेंगे 2 आया। तो इस तरीके से रोल डाइस हमारा काम कर रहा है, पर यहाँ पर हमारा डेटा जनरेट नहीं हो रहा, हमारा डेटा हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है जो हम response.render फंक्शन के अंदर ही पास कर रहे हैं अपने EJS टेम्पलेट को। अब इसके साथ साथ ये जो हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं इसमें अगर हम की और वैल्यू की जो वैल्यू है उसे सेम रखना चाहते हैं, यानी डाइस वैल्यू ही हमारी की है और डाइस वैल्यू ही हमारी वैल्यू है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी डाइस वैल्यू, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो हमारा कोड काम कर रहा है। अब काम कर रहे हैं तो index.js में ये चीज 2 बार लिखने की बजाय हम सिंपली यहाँ पर सिर्फ डाइस वैल्यू लिख सकते हैं और तब भी रिफ्रेश करेंगे तो भी हमारा कोड काम करेगा। तो जनरली हम सिंगल वैल्यूज ही पास कर रहे होते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारी की एंड हमारी वैल्यू को हम सिमिलर सा रख सकते हैं। तो इस तरीके से रेंडर करने के साथ साथ हम अपने EJS के अंदर अपना डेटा पास भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं बेस्ड ऑन Instagram EJS। हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए अपने EJS टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे ताकि हम अलग अलग राउट्स के हिसाब से, अलग अलग यूजर नेम्स के हिसाब से अपने अलग अलग इंस्टाग्राम पेजेस को क्रिएट कर सकें। तो हम एग्जैक्टली इंस्टाग्राम का जो लेआउट है उसे कॉपी नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक वर्जन बनाने वाले हैं उसका। तो बेसिकली हमें एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करना है फॉर इंस्टाग्राम पेजेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग राउट्स। हमारे पास ये राउट है जिसमें अगर कोई यूजर है और उसे इंस्टाग्राम पर जाना है तो वो गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा यूजर है अपना कॉलेज, तो Instagram/अपना कॉलेज को रिक्वेस्ट जाएगी। अगर हमारा यूजर है राहुल कुमार तो Instagram/राहुल कुमार को हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, एंड इस तरीके से। तो हम अलग अलग राउट्स, वेरिएबल राउट्स के हिसाब से वेरिएबल इंस्टाग्राम पेजेस को क्रिएट करेंगे। उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ एक राउट बना सकते हैं app.get, और app.get के अंदर /Instagram/:username। तो ये यूजर नेम हमारा वेरिएबल होने वाला है। इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला हमारा कॉल बैक आएगा, और कॉल बैक के अंदर हमें रेंडर कराना है पेजेस को। अब पेजेस को रेंडर कराने से पहले इस यूजर नेम को एक्सेस कर लेते हैं फ्रॉम द राउट इटसेल्फ। लेट यूजर नेम इज इक्वल टू, और यहाँ हम यूज करेंगे request.params। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर से हमारे पास यूजर नेम आ जाएगा। अभी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम यूजर नेम को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो console.log कर देंगे अपने यूजर नेम को, इसको कर लेते हैं सेव किया। यहाँ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं Instagram/अपना कॉलेज को। तो रिक्वेस्ट भेजा, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पर यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया हमारे पास हमारा यूजर नेम। अब अपने व्यूज फोल्डर के अंदर जाकर हम इंस्टाग्राम के लिए अपने लिए एक टेम्पलेट बना सकते हैं। इसको कह देते हैं Instagram.ejs। Instagram.ejs के अंदर हम अपना एक HTML पेज बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इंस्टाग्राम, और यहाँ पर हम H2 हेडिंग ले लेते हैं। H2 हेडिंग के अंदर लिख देंगे दिस पेज बिलोंग्स टू, एंड बिलोंग्स टू के बाद हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखना है। और जैसे इंस्टाग्राम पर होता है जनरली हमारा यूज़र नेम आता है, उसके बाद फॉलो एंड मैसेज का हमारे पास बटन आता है, तो हम भी वैसे से ही बटन्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम आने वाला है और नीचे हमारे पास 2 बटन्स आ जाएंगे, एक हमारा फॉलो का बटन होगा और एक हमारा बटन होने वाला है मैसेज के लिए। ये हमारा मैसेज का बटन आ गया, और यहाँ पर हमें यूज़र नेम ऐड करना है। अब यूज़र नेम अगर हमें ऐड करना है तो index.js के अंदर हम इस यूज़र नेम को रेंडर के साथ एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो जब हम response.render करेंगे तो रेंडर के अंदर हम रेंडर करने वाले हैं अपने Instagram.ejs को, एंड Instagram EJS के अंदर हम पास कर देंगे अपना यूज़र नेम। इसको कर लेते हैं सेव, एंड Instagram EJS के अंदर यहाँ पर अपना टैग यूज़ करते हैं <% %, एंड %, इसके बीच में हम अपना यूज़र नेम वेरिएबल है जिसे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र नेम वेरिएबल हो गया। तो जिस भी अकाउंट को अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके लिए प्रिंट होकर आएगा दिस पेज बिलोंग्स टू दिस यूज़र नेम, एंड साथ के साथ फॉलो एंड मैसेज का बटन। इसको कर लेते हैं सेव। index.js के अंदर हमने अपना ये वाला कोड लिख ही लिया है। साथ के साथ अब रिक्वेस्ट भेजते हैं Instagram/अपना कॉलेज को। तो रिक्वेस्ट किया तो हमारे पास आ गया दिस पेज बिलोंग्स टू अपना कॉलेज एंड हमारा फॉलो एंड मैसेज का बटन। अब हम रिक्वेस्ट करके अगर श्रद्धा खापरा के लिए इंस्टाग्राम खोलेंगे तो यहाँ आएगा दिस पेज बिलोंग्स टू श्रद्धा खापरा, फॉलो एंड मैसेज। अगर हम लेट्स सपोज राहुल कुमार के लिए मैसेज भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा दिस पेज बिलोंग्स टू राहुल कुमार। इनफैक्ट साथ में हम @ प्रिंट करवा सकते हैं सो दैट वी नो दिस इज एन अकाउंट नेम। रिफ्रेश किया तो @ राहुल कुमार,
या अपना कॉलेज आया, कॉलेज अपना आया, तो @कॉलेज अपना। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं जो अलग अलग यूजर नेम के हिसाब से हमें अलग अलग पेज क्रिएट करके देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कि ईजेएस के अंदर हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि ईजेएस के अंदर हम कैसे नॉर्मली अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है या अगर कोई कैलकुलेशन करके उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करवाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की जो एक्चुअल कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कैसे ईजेएस के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक केस लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा ये जो रोल डाइस था, रोल डाइस वाला जो हमारा ईजेएस था, इसके अंदर हम चाहते हैं कि अगर हमारे डाइस की जो वैल्यू है वो 6 आ जाए, तो जैसे ही डाइस की वैल्यू 6 आएगी उसके हिसाब से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि 6 आई है तो दोबारा से आप डाइस को रोल कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके का हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, नाइस रोल डाइस अगेन। तो जब भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं तो उसके लिए एक बार ईजेएस टैग्स पर आ जाते हैं। तो हम अपने इस टैग को यूज करते हैं, लेस देन और परसेंटेज वाला टैग। तो लेस देन परसेंटेज के बाद हम इक्वल टू नहीं लगाते, सिर्फ लेस देन परसेंटेज लिखते हैं। और ये हमारा स्क्रिप्टलेट टैग होता है जो यूज होता है फॉर कंट्रोल फ्लो एंड डज नॉट गिव एनी आउटपुट। यानी इस टैग का काम होता है कि ये कोई आउटपुट नहीं देता, फाइनल वैल्यू नहीं रिटर्न करता, पर ये कंट्रोल फ्लो के काम आता है। मतलब ये हमारे पास लूप्स लिखने के काम आएगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने के काम आएगा। तो हम इस टैग को यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर लेट्स सपोज अपना हम जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं कि अगर हमारे डाइस वैल्यू की जो वैल्यू है, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6, तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, उस केस में हम अपना एक h2 एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं नाइस टेक टर्न अगेन, या इसको हम कह सकते हैं रोल डाइस अगेन, इसको कह देते हैं रोल डाइस अगेन। अब ये तो वैसे तो हमारा जावास्क्रिप्ट है जो जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज नहीं होगा अभी, मतलब सिंपली अभी अगर जाकर हम अपने कोड को रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ आ जाते हैं अपने डाइस रोल के पास, डाइस रोल एंटर, या इसे कर लेते हैं रोल डाइस एंटर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू हमने लिखी थी वो वैसी की वैसी प्रिंट होकर आ गई। हमें तो चाहिए ये लॉजिक रन करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट रन करनी चाहिए, आउटपुट में प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना लॉजिक लिख सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। तो इन दोनों टैग्स के अंदर हम अपना जेएस का कोड लिखेंगे। अब हमारे जेएस के कोड का पार्ट क्या क्या है, ये फर्स्ट लाइन हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसे उठाकर हम अपने टैग के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना पार्ट हमारा ईजेएस के टैग के अंदर आ जाएगा, एंड साथ के साथ ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ये भी हमारा ईजेएस का पार्ट बनेगा। तो लेस देन परसेंटेज, इस ब्रैकेट को भी पेस्ट कर लेते हैं परसेंटेज। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट था। तो ईजेएस टैग क्या करेगा, इसे जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करेगा और इसे भी जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करेगा। और ये जो बीच वाला टैग है ये तो HTML का पार्ट है, तो इसे हम सिंपली नॉर्मली बीच में बिना टैग्स के लिख सकते हैं। तो इतना पार्ट लिखने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइस वैल्यू वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 6 के इक्वल हुई तो हम ये वाला टैग प्रिंट करवाएंगे। अगर डाइस वैल्यू की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं हुई तो उस केस में ये वाला टैग कभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये टैग कहाँ पर लिखा जा रहा है, ये वैसे तो है ही नॉर्मल HTML, पर इस टैग को क्योंकि हमने दो ईजेएस टैग्स के बीच में लिखा है तो ये इफ स्टेटमेंट के बेसिस पर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इसको सेव करवा लेते हैं एंड यहाँ पर जाकर करते हैं रिफ्रेश। तो इस बार डाइस वैल्यू ने 5 वैल्यू दी, रिफ्रेश किया 4 दिया, 2 5 एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ 6। तो जैसे ही डाइस की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास प्रिंट होकर आ गया नाइस एंड रोल डाइस अगेन। तो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी एम्बेड कर सकते हैं अपनी ईजेएस टेम्पलेट्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ईजेएस के अंदर हम अपने लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं लूप्स के लिए। लेट्स सपोज हमने जो इंस्टाग्राम के पेजेस बनाए हैं, इन इंस्टाग्राम पेजेस पर हम सारे के सारे फॉलोअर्स की एक लिस्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उस लिस्ट को index.js के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। इस /Instagram यूजर नेम के अंदर एक हम एरे बना लेते हैं, इसको कहते थे कॉन्स्ट, और इस एरे को हम नाम दे देते हैं फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स के अंदर बहुत सारे नाम हम स्टोर करा सकते हैं। एडम एक फॉलोअर हो सकता है, बॉब एक फॉलोअर हो सकता है, स्टीव एक फॉलोअर हो सकता है, इसके बाद ABC एक फॉलोअर हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं हमारे पास जो हमारे किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर, और सारे के सारे अकाउंट्स के अंदर ये सारे फॉलोअर्स हैं। अब हम सबसे पहले तो यूज़र नेम के साथ साथ इन फॉलोअर्स को भी भेज रहे होंगे अपने इंस्टाग्राम वाले ईजेएस के पास। तो यूज़र नेम गया एंड साथ के साथ अपनी ऑब्जेक्ट में हम फॉलोअर्स को पास कर देंगे। और अब instagram.ejs पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सारे के सारे फॉलोअर्स की लिस्ट को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो एक टैग बना लेते हैं h3, तो इसे कह देते हैं फॉलोअर्स लिस्ट, या इसे कह देते हैं अकाउंट्स दैट फॉलो यू।
अकाउंट्स दैट फॉलो यू, एंड यहाँ पर हमें सारे के सारे फॉलोअर्स को प्रिंट करवाना है। अब अगर हमारे पास एक फॉलोअर्स नाम का एरे है तो उसकी वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? जावास्क्रिप्ट में हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं जिसमें लिखेंगे लेट यूजर ऑफ फॉलोअर्स, या इसे कह सकते हैं नेम ऑफ फॉलोअर्स, यानी फॉलोअर्स के अंदर जो हर इंडिविजुअल नाम है उसे हम क्या करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम एक लिस्ट आइटम क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर हम अपने नाम को प्रिंट करवाएंगे। तो बेसिकली हमें HTML के अंदर प्रिंट करवाना है तो सिंपली console.log तो लिख नहीं सकते, तो हम एक लिस्ट बनाकर अपने नामों को प्रिंट करवाएंगे। अब लिस्ट बनाने के लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग क्रिएट कर लेते हैं और इस टैग के अंदर हम अपने इस जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। अब जावास्क्रिप्ट कोड में अगर हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लिखनी होती है तो हम लिखते हैं लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। इतने वाला जो पार्ट है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो जाएगा, तो इसे अपने EJS टैग के अंदर लिख लेते हैं। तो इतना पार्ट हमारे फर्स्ट टैग के अंदर आ जाएगा, ये हमारी प्लेन HTML है, और सेकंड EJS टैग भी लिख लेते हैं तो इसके अंदर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग लाइन होगी, एंड अंदर की तरफ हम लिस्ट आइटम के अंदर अपने एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, यानी अपने नेम को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसे सेव करेंगे और अब इंस्टाग्राम को लगाएंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर किसी भी अकाउंट पर जा सकते हैं, Instagram/अपना कॉलेज पर अगर हम जाते हैं, एंटर किया तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है दिस पेज बिलोंग्स टू अपना कॉलेज, फॉलो एंड मैसेज का बटन आ रहा है, अकाउंट्स दैट फॉलो यू में हमारे पास हर बार लिस्ट आइटम में नेम प्रिंट होकर आ रहा है। ये इसलिए प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि हमने सिंपली लिखा है लिस्ट आइटम और उसके अंदर नेम। अब ये नेम एक वेरिएबल नहीं है, ये नेम सिंपली क्या है, सिर्फ एक टेक्स्ट है। अगर हमें इस नेम को वेरिएबल की तरह ट्रीट करवाना है तो फिर हमें ये वाला टैग अपने लिए यूज करना पड़ेगा, EJS का स्ट्रिंग वाला टैग यूज करना पड़ेगा। इस टैग को जब हम यूज करेंगे तो नेम हमारा वेरिएबल बन जाएगा, परसेंटेज ग्रेटर देन। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव किया तो ये हमारे EJS टैग्स के अंदर अगर नेम लिखेंगे तो हमारा वेरिएबल बनेगा। इस बार अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सारे के सारे जो नेम्स हमारे एरे के अंदर थे वो प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब अगर किसी और पेज पर जाते हैं, लेट्स सपोज इफ वी गो टू श्रद्धा, एंटर किया तो हमारे पास वही सारे के सारे नेम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट प्रिंट होकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लूप्स को यूज करते हैं इन EJS। अब नेक्स्ट हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर और ज्यादा डेटा ऐड करके कुछ एडिशनल चीजें सीखने वाले हैं। अब हमें पता है कि जब हम अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे तो जितना भी डेटा हम यूज कर रहे होंगे वो सारा डेटा हमारे पास डेटाबेस से आ रहा होगा। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास डेटाबेस से बहुत सारा डेटा है इंस्टाग्राम के EJS के लिए। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा डेटा डेटाबेस से आया है, ये data.json नाम की इस फाइल के अंदर स्टोर्ड है, और डेटा हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हमारा JSON डेटा है जो डेटाबेस से हमारे पास आ गया है और एक फाइल के अंदर आकर स्टोर हो गया है। हमने आपको ये data.json फाइल ऑलरेडी दे रखी है, आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक बेसिक फॉर्मेट है जिसको हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इस डेटाबेस के अंदर हमारी काफ़ी सारी JSON ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये हमारी कैट्स नाम की एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कैट्स वाला जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके बारे में अलग अलग डिटेल्स है। इसमें इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है, कितने फॉलोअर्स हैं उस अकाउंट के, कितने फॉलोइंग है, जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं उस अकाउंट पे उनकी इन्फॉर्मेशन भी है कि हर पोस्ट के अंदर क्या इमेज है, उस इमेज का लिंक जो पोस्ट की गई है उसके ऊपर कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, दूसरी कौन सा पोस्ट की क्या इमेज है उसके कितने लाइक्स हैं, उसके कितने कमेंट्स हैं। इस तरीके से कैट्स वाला जो अकाउंट है उसके सारे पोस्ट यहाँ पर हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक डॉग्स नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके अंदर कितने फॉलोअर्स फॉलोइंग है, क्या पोस्ट है, पोस्ट के अंदर क्या इमेजेस हैं, कितने लाइक्स है, कितने कॉमेंट्स हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस से आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम EJS के अंदर हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है जो हमारे पास डेटाबेस से आती है। तो इस data.json को क्लोज कर लेते हैं। ये data.json बेसिकली हमारे पास EJS डायरेक्टरी के अंदर ही सेव्ड है। और अब आ जाते हैं अपने index.js पर। index.js के अंदर ये जो यूजर नेम है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम हटा देते हैं, यानी फॉलोअर्स को डिलीट कर देंगे, यूजर नेम को डिलीट कर देंगे। बेसिकली बेस्ट तरीका होता है कि अगर हम कोई भी डेटा रेंडर करवा रहे हैं, अब रेंडर करवाने के साथ साथ अगर हम कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं अपनी EJS फाइल को, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि डेटाबेस से जो भी डेटा आया है हम उसे सेंड करें। तो डेटाबेस से जो हमारा data.json वाली फाइल के अंदर डेटा सेव्ड है उसे अपने इंडेक्स के अंदर एक्सेस करने के लिए हमें करना पड़ेगा उसे रिक्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं require./data.json और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे जिसका नाम है इंस्टा डेटा। तो अपनी इस app.get के अंदर कॉल बैक के अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं const इंस्टाग्राम डेटा, और इंस्टाग्राम डेटा के अंदर हम रिक्वायर कर लेते हैं अपनी ./data.json फाइल को। इसको कर लेते हैं सेव
एंड अब इस डेटा को प्रिंट भी करवा देते हैं, console.log insta data, इसको कर लेते हैं सेव। अब जैसे ही हम इंस्टाग्राम के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिफ्रेश किया तो रिक्वेस्ट जा रही है, अभी तो एरर आ रहा है खैर, पर हमारे पास क्या हुआ, साथ के साथ हमारा सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया। डेटा के अंदर क्या आया, डेटा के अंदर हमारे कैट्स वाली एक ऑब्जेक्ट आई, कैट्स वाली ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम है, फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, और पोस्ट के अंदर हमारे पास 3 और ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टोर्ड हैं। उसके अलावा डॉग्स का हमारे पास डेटा आया, नेम, फॉलोअर्स, फॉलोइंग एंड पोस्ट। अब ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास, एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि instagram.ejs है जिसे हम रेंडर करा रहे हैं व्यूज के अंदर, इसके अंदर अभी हम ये यूजर नेम नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये फॉलोअर्स नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट तो हम हटा ही देते हैं फॉलोअर्स की, साथ के साथ अभी यूजर नेम हम प्रिंट नहीं करवा रहे। तो अभी के लिए इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। यहाँ से एक बार सर्वर को हम क्लियर कर लेते हैं, दोबारा रीस्टार्ट कर लिया। अब index.js से हमारा सारा का सारा डेटा इस इंस्टा डेटा नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया हमने, और ये वेरिएबल एग्जैक्टली है क्या, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की एक ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, हम सिंपली इंस्टा डेटा को यहाँ पर पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको कर लेते हैं सेव, एंड हम चाहें तो इसे एक दूसरा नाम दे सकते हैं, हम इसकी की को नाम दे सकते हैं डेटा। इसको हमने सेव कर लिया, और अब इंस्टाग्राम के अंदर हम सारे के सारे डेटा को रेंडर करवाएंगे। डेटा के अंदर हमारी एक ऑब्जेक्ट आएगी डेटा नाम से। अभी के लिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, डेटा के अंदर अभी क्या आ रहा है, हमारी ऑब्जेक्ट आ रही है, पर हमें क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है डेटा के लिए उसका नेम। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब अपनी index.js के अंदर हमने ये जो डेटा सेंड किया है, ये पूरा का पूरा data.json का डेटा है, यानी सारा का सारा जितना डेटाबेस से हमें मटेरियल मिला वो सारा का सारा हमने सेंड कर दिया। पर हमें सारी चीज़ें सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इस यूज़र नेम का स्पेसिफिक डेटा चाहिए। तो पहले तो इस यूज़र नेम को कहीं स्टोर करा लेते हैं, लेट यूज़र नेम इज इक्वल टू, यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को हम डीकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, हम यूज़ करेंगे request.params को। यहाँ से हमने यूज़र नेम निकाल लिया। अब हमें इंस्टा डेटा से सिर्फ वही डेटा चाहिए जो इस यूज़र नेम का है, तो हम इंस्टा डेटा के आगे ब्रैकेट लगाकर लिख सकते हैं यूज़र नेम। इसको कर लेते हैं सेव। तो अब हमारा ये जो डेटा की है, इसके अंदर इंस्टा डेटा का सिर्फ वही डेटा जाएगा जो हमारे स्पेसिफिक यूज़र नेम के लिए डेटा है। instagram.ejs के अंदर अभी भी अगर हम सिर्फ डेटा को देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास खाली आएगा। index.js के अंदर यहाँ हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं डेटा नाम से, और इस डेटा के अंदर इंस्टा डेटा का हम अपने यूज़र नेम स्पेसिफिक डेटा जो है उसे स्टोर करवाएंगे। यहाँ से अभी ये वैल्यू हटा लेते हैं और सिर्फ हम डेटा को पास करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए कि डेटा है क्या, हम console.log करवा लेते हैं अपने डेटा को। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से हम कॉल लगाएंगे instagram/cats को। एंटर किया तो ये कैट्स वाला डेटा हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। कैट्स वाले डेटा में क्या है, उसका नेम है, उसके फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है, हमारे पास पोस्ट हैं अलग अलग, कैट्स वाला जो अकाउंट है उसके, एंड इस तरीके से। अब अगर हम डॉग्स वाले अकाउंट को कॉल लगाएं, एंटर किया तो यहाँ पर हमारे डॉग्स वाले अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, नेम में डॉग्स आ गया, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, एंड इस तरीके से हमारे पास पोस्ट का डेटा आ गया। तो बेसिकली ये डेटा हमारी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर उस यूज़र नेम से रिलेटेड डेटा है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर अपना कॉलेज या अपना नाम सर्च नहीं कर देना, क्योंकि इस केस में हमारे पास data.json के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो हम अभी सिर्फ वैलिड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसे हम सिंपली instagram.ejs को पास कर रहे हैं। अब instagram.ejs में आ जाते हैं, और इस डेटा के लिए जो अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इसका नेम हम प्रिंट करवाने वाले हैं, क्योंकि डेटा के अंदर क्या है, हमारे पास नेम है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, डॉग्स को कॉल लगाई तो हमारे पास @dogs आ गया। अगर हम कैट्स को कॉल लगाएंगे तो हमारे पास @cats आ जाएगा। अब सेकेंड चीज़ जो हमें प्रिंट करवानी है वो है हमारे फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग का काउंट। उसे प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर लिख देंगे फॉलोअर्स, एंड यहाँ फॉलोअर्स का काउंट लिख देंगे <% इक्वल टू %, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं data.followers, एंड इसी तरीके से एक और पैराग्राफ हम बना सकते हैं जिसके अंदर लिख देंगे फॉलोइंग का काउंट data.following। यहाँ पर लिख देते हैं फॉलोइंग, सेव एंड रिफ्रेश। तो कैट्स के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोइंग है। डॉग्स की अगर बात करें तो डॉग्स वाला जो अकाउंट है उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोइंग है। अगर हमें सेम लाइन पर लेके आना है तो सिंपली हम बीच में कुछ स्पेसेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड कर देते हैं एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, तो 3-4 हम स्पेसेस जो हैं उन्हें ऐड करने वाले हैं। सेव कर दिया इस तरीके से।
एंड यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया तो सेम लाइन पर हमारे फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स के लिए उनकी सारे के सारे पोस्ट को प्रिंट करवाना है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इसके नीचे हम अपने सारे के सारे पोस्ट को प्रिंट करवाने वाले हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट। इंस्टाग्राम के पोस्ट कैसे हैं, इस पोस्ट नाम के एरे के अंदर हमारे सारे के सारे पोस्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल ले लेंगे लेट पोस्ट ऑफ पोस्ट्स, तो हमारे पास इंडिविजुअल पोस्ट आ जाएगा। और इंडिविजुअल पोस्ट के लिए हमें 3 चीजें प्रिंट करवानी है, एक उस पोस्ट की इमेज, दूसरा उसके लिए उसका लाइक्स का काउंट, तीसरा उसके लिए उसका कमेंट्स का काउंट। तो इतने वाले पार्ट को लेते हैं और यहाँ पर हम एक लूप लगा लेते हैं। लूप को लगाने के लिए हमें EJS का ये वाला टैग यूज़ करना पड़ेगा, परसेंटेज ग्रेटर देन, यहाँ पर भी लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। इस टैग के अंदर हम अपना सारा का सारा कोड लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले हमें अपनी एक इमेज को शो करवाना है, तो इमेज को शो करवाने के लिए हमारा एक इमेज टैग आएगा जिसमें हमारी सोर्स हमें कहाँ से मिलेगी, सोर्स हमें पोस्ट डॉट इमेज से मिल रही होगी। ये जो हर इंडिविजुअल पोस्ट हमारे पास आ रहा है, एक पोस्ट के अंदर इतना डेटा स्टोर्ड है, ये जो हाईलाइटेड डेटा है एक पोस्ट के अंदर इतना डेटा स्टोर्ड है। तो एक पोस्ट से हमें उसकी इमेज का डेटा निकालना है। इमेज का डेटा हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा पोस्ट डॉट इमेज करके, यहाँ से हमारा सोर्स लिंक आ रहा होगा, साथ के साथ हम ऑल्ट कर सकते हैं, ऑल्ट इज इक्वल टू सम इमेज। अब यहाँ पर हमारा एक इमेज टैग बनेगा, साथ के साथ हमारा लाइक्स एंड कमेंट्स का काउंट बनेगा। अब लाइक्स एंड कमेंट्स के काउंट के लिए जैसे हमने फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग दिखाया था, हम वैसे ही दिखा सकते हैं। हमारे लाइक्स जो होंगे, लाइक्स हो जाएंगे इक्वल टू पोस्ट डॉट लाइक्स, एंड जो हमारे कमेंट्स होंगे, कमेंट्स हो जाएंगे इक्वल टू पोस्ट डॉट कमेंट्स। तो हमारे लाइक्स तो यहाँ से प्रिंट होकर आ जाएंगे, हमारे कमेंट्स भी यहाँ से प्रिंट होकर आ जाएंगे, पर ये जो हमारा पोस्ट डॉट इमेज है, इसकी यहाँ पर वैल्यू एक्सेस करने के लिए अपने डबल कोट्स के अंदर हमें EJS टैग को यूज करना पड़ेगा। यानी पोस्ट डॉट इमेज क्या है, एक वेरिएबल है, पर अभी ये क्या कर रहा है, सोर्स इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो स्ट्रिंग की तरह ना ट्रीट करे उसके लिए हम अपने इन टैग्स को यूज करेंगे एंड परसेंटेज ग्रेटर देन, इसको कर लेते हैं सेव। एंड एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्रिएट क्या किया है। हमारा इतना पार्ट इंस्टाग्राम पेज का ऑलरेडी क्रिएटेड था। हमने क्या किया, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग का काउंट दिखा दिया, उसके लिए हमने इस EJS टैग को यूज किया जो आउटपुट देता है कुछ। आउटपुट में इसने डेटा डॉट फॉलोअर्स प्रिंट करा दिया, डेटा डॉट फॉलोइंग प्रिंट करा दिया। अब डेटा के अंदर जितने भी हमारे पोस्ट हैं, यहाँ पर एक्चुअली पोस्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए डेटा डॉट पोस्ट। तो डेटा के अंदर जितने भी हमारे पोस्ट हैं वो क्या है, एक एरे है। एरे के अंदर हम सिंगल एक पोस्ट निकालेंगे, हर सिंगल पोस्ट के अंदर 3 वैल्यूज हैं। एक है हमारी इमेज जो हमने इमेज टैग के सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर डाल दी, एक है हमारे लाइक्स का काउंट विच इज गोइंग टू बी पोस्ट डॉट लाइक्स, और एक है कमेंट्स का काउंट विच इज गोइंग टू बी पोस्ट डॉट कमेंट्स। इसको कर लेते हैं सेव। index.js के अंदर हमने ऑलरेडी डेटा को यहाँ पर पास किया हुआ है और डेटा को हम कंसोल भी करा रहे हैं, और इसको करते हैं रिफ्रेश। डॉग्स वाला अब जब अकाउंट खुलेगा तो डॉग्स वाले अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन तो है ही, साथ में एक फोटो आ गई डॉग की एंड उसके लाइक्स एंड कमेंट्स आ गए। अब ये जो फोटोज़ हैं साइज़ में काफ़ी बड़ी आ रही हैं, तो हम अपने instagram.EJS के अंदर ऊपर अपने हेड में एक अपना स्टाइल टैग बना सकते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हम हर फोटो की जो हाइट है उसे सेट कर सकते हैं टू 100 पिक्सल्स, एंड विड्थ को भी यहाँ हर एक इमेज के लिए विड्थ को भी सेट कर सकते हैं टू 100 पिक्सल्स। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये हमारा इंस्टाग्राम पेज बन गया डॉग्स वाले अकाउंट के लिए। इसके अंदर फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग का काउंट आ गया, हमारे पास हमारी फोटो आ गई डॉग की, लाइक आ गए, कमेंट्स आ गए, सेकंड फोटो आ गई उसके लाइक्स एंड कमेंट्स आ गए, थर्ड फोटो आ गई उसके लाइक्स एंड कमेंट्स आ गए। अब लेट्स सपोज हम अपने कैट्स वाले अकाउंट को खोलते हैं। ये हमारा कैट्स वाला अकाउंट आ गया, उसके अंदर फोटो आ गई, लाइक्स एंड कमेंट्स, फोटो लाइक्स एंड कमेंट्स, फोटो लाइक्स एंड कमेंट्स। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम रिलेटेड जो डेटा है वो हमारे पास बहुत बेसिक फॉर्मेट में हमने रेप्लिकेट कर दिया कि कैसे वो डेटा आता होगा बैकएंड से डेटाबेस के अंदर, और फिर कैसे हर डेटा के हिसाब से हर एक अकाउंट के लिए एक इंडिविजुअल पेज क्रिएट होता होगा। तो ये जो पेजेस क्रिएट होते हैं उनके अंदर जो डेटा स्टोर्ड होता है वो index.html के अंदर या HTML फाइल के अंदर या EJS फाइल के अंदर नहीं होता, वो बेसिकली डेटाबेस से भेजा जाता है, और डेटाबेस से भेजकर यहाँ अपने टेम्पलेट्स की फॉर्म में हम उस डेटा को यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे EJS काम करते हैं फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब इसमें एक और यूज केस हमारा रह गया कि लेट्स सपोज ये तो हमारा कैट्स वाला अकाउंट है, पर कल को जाकर अगर हम अपना कॉलेज के लिए सर्च करते हैं
तो अपना कॉलेज के लिए हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि डेटा डॉट जेसन में अपना कॉलेज का डेटा तो स्टोर्ड है ही नहीं। तो उसके लिए अपने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पहले ही चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वैलिड डेटा है या नहीं। तो अगर हमारे पास वैलिड डेटा होगा, मतलब इफ डेटा, तो उस केस में तो हमें रेंडर करा देनी है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ हम इन्फॉर्मेशन रेंडर करा सकते हैं। और एल्स वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, एल्स वाले केस के लिए हम एक और अपने व्यूज़ के अंदर पेज बना सकते हैं एरर नाम से, एरर डॉट ईजेएस। एरर डॉट ईजेएस के अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं नो अकाउंट, एंड यहाँ पर H1 के अंदर हम लिख सकते हैं नो सच अकाउंट। इसको कर लेते हैं सेव, एंड इंडेक्स डॉट एजेएस के अंदर जाकर इसी पेज को हम रेंडर कराएंगे। तो हम अपने एरर डॉट ईजेएस को रेंडर कराने वाले हैं जब हमारे पास डेटा एग्जिस्ट नहीं करता होगा डेटाबेस के अंदर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जब हम अपना कॉलेज सर्च करेंगे, क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस बार नो सच अकाउंट दिखाएगा, पर इसकी जगह अगर हम कैट्स को सर्च करेंगे तो वो कैट्स का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा देगा। अब अगर हम डॉग्स को सर्च करेंगे तो वो डॉग्स का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा देगा। तो इस तरीके से हमारे टेम्पलेट्स काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंक्लूड्स के बारे में। इंक्लूड्स बेसिकली हमारा तरीका होते हैं सब टेम्पलेट्स क्रिएट करने का। जैसे अभी हमने बात क्या की, अभी हमने ईजेएस के बारे में पढ़ा है, और ईजेएस हमारे टेम्पलेट्स होते हैं। अब ईजेएस के अंदर जो टेम्पलेट्स क्रिएट होते हैं वो पूरे के पूरे HTML पेजेस होते हैं। अब अगर हमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म चाहिए जिसमें उस पूरे HTML के अंदर भी अगर हमें कोई सब टेम्पलेट है जिसे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम अपने इंक्लूड्स को यूज़ करेंगे। अब इंक्लूड्स को हम पार्शियल्स भी कहते हैं, और इंक्लूड्स को यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिमिलर रहता है हमारे टेम्पलेट से। अब हमारा जो ईजेएस पेज है, ईजेएस पेज के अंदर हमारे पास इंक्लूड्स नाम से एक सेक्शन है टाइटल, जिसके अंदर हम इंक्लूड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंक्लूड्स आर रिलेटिव टू द टेम्पलेट विद द इंक्लूड कॉल। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हमारे व्यूज़ के अंदर हमारा एक इंस्टाग्राम नाम का पेज है, हमारा एक रोल डाइस नाम का पेज है, और हमारा एक होम और एरर नाम का पेज है। अब हमने अभी तक क्या किया है, इंस्टाग्राम के अंदर स्टाइलिंग को इंक्लूड किया है। कैसे किया है? स्टाइलिंग को इंक्लूड करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और इस तरीके से चीज़ें। अब हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा जो हेड वाला सेक्शन है, इस पूरे के पूरे हेड सेक्शन को मुझे बार बार लिखना ना पड़े अपने पेजेस के अंदर, और ये जो हेड वाला सेक्शन है ये सारे के सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाए। तो इस हेड वाले सेक्शन को हम यहाँ से कट कर सकते हैं, और इसे कट करके व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर ही हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको नाम दे देंगे इंक्लूड्स। हम चाहें तो इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं, पर हमने इसे इंक्लूड्स नाम दे दिया। और इंक्लूड्स के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे, और इसको हम कह सकते हैं हेड डॉट ईजेएस। और इस हेड डॉट ईजेएस के अंदर जाकर हम अपना पूरा हेड वाला पार्ट जो है उसे पेस्ट कर देंगे, और इसे कर लेंगे सेव। तो ये हमारा पूरा कोई HTML पेज नहीं है, HTML पेज का सिर्फ हेड वाला पार्ट हमने इस पेज के अंदर कॉपी किया है, और हेड डॉट ईजेएस से पता चलता है कि इसमें हमारा हेड वाला पार्ट आता है। अब इसको कर लेते हैं क्रॉस, और अब इंस्टाग्राम डॉट ईजेएस में जाकर हमें एक सिंगल लाइन लिखनी है जिसके अंदर हम अपना ईजेएस टैग यूज़ करेंगे। ये हमारा नया ईजेएस टैग है जिसमें हाइफन यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर जाएं टैग्स के अंदर, अगर इस टैग की हम बात करें तो हम इस टैग को यूज़ करने वाले हैं, एंड दिस टैग आउटपुट्स द अनएस्केप्ड वैल्यू इनटू द टेम्पलेट। अब हमने जो पहले इक्वल टू वाला टैग यूज़ किया था, इसमें HTML एस्केप्ड होकर आता है। एस्केप होने का बेसिक मतलब है कि जो भी आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग बन जाएगा। पर अगर हमें आउटपुट में स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें आउटपुट में पूरा का पूरा HTML कोड चाहिए, तो उसके लिए हम हाइफन को यूज़ करते हैं इक्वल टू की जगह, और ये हमें अनएस्केप्ड वैल्यू देता है इनटू द टेम्पलेट। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं लेस देन % हाइफन, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे इंक्लूड। तो बेसिकली हम कोई सब टेम्पलेट, कोई छोटा पार्ट है, कोई छोटा सेक्शन है जिसे इंक्लूड कर रहे हैं। कहाँ से इंक्लूड कर रहे हैं? हम अपने इंक्लूड्स वाले फोल्डर के अंदर जाकर हेड डॉट ईजेएस से इसे इंक्लूड कर रहे हैं, और इस टैग को अब क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, इस तरीके से अगर हम लिखेंगे, जब यहाँ पर सामने की तरफ हमने स्लैश लिख दिया तो ऐसे हमारा कोड काम नहीं करेगा। हमें बिना स्लैश के अपने इंक्लूड स्लैश हेड डॉट ईजेएस को लिखना पड़ेगा। तो गलती से कहीं भी ये स्लैश नहीं लगा देना, हमारे पास एरर आ सकता है उस केस में। तो अब इंस्टाग्राम का जो ऊपर बड़ा सा कोड था हमारे पूरे के पूरे हेड के लिए, हेड टैग का जो पूरा कोड था, वो अब हमने हेड डॉट ईजेएस के अंदर शिफ्ट कर दिया, और उस पार्ट को इंक्लूड करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम अपने इंस्टाग्राम
कैट्स को कॉल लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा सारा का सारा कोड अभी भी वर्क कर रहा है। इवन दो यहाँ पर कोई स्टाइलिंग नहीं लिखी हुई, कोई हेड नहीं लिखा हुआ ऊपर, फिर भी हमारे पास इंस्टाग्राम दिखा रहा है। और अब ये सेम स्टाइलिंग, ये सेम हेड अगर हमें दूसरी फाइल्स के अंदर यूज़ करना है, तो जैसे हम अपने एरर वाले पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, पूरा हेड वाला पार्ट हम हटा देंगे और उसकी जगह इंक्लूड कर लेंगे अपना head.ejs। तो इस बार अगर हम कैट्स की जगह लेट्स सपोज वी सर्च फॉर अपना कॉलेज, इसको एंटर करेंगे तो भी हमारे पास सेम स्टाइलिंग अप्लाई होगी, ऊपर इंस्टाग्राम ही लिख कर आएगा और अब प्रिंट होकर आ रहा है नो सच अकाउंट। तो जो स्टाइलिंग, जो चीज़ें दूसरे किसी फाइल के अंदर इंक्लूडेड थी, वो अब हम यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम चाहें तो जो हमारा रोल डाइस वाला पेज है उसके अंदर भी सेम स्टाइलिंग इंक्लूड कर सकते हैं। उसका हेड वाला पार्ट हटा लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे अपने head.ejs को, रिफ्रेश करेंगे और अब यहाँ पर हम कॉल लगा सकते हैं अपने /roll_dice को। तो यहाँ सेम स्टाइलिंग हमारे पास इंक्लूड हो गई, ऊपर इंस्टाग्राम टाइटल में इसीलिए लिखा रहा है क्योंकि वो हमारे head.ejs के अंदर टाइटल में लिखा हुआ है और ये हमारा रोल डाइस वाला कोड काम कर रहा है। तो इस तरीके से, इस तरीके का ऐसा सब टेम्पलेट जो हमें लगता है बहुत सारे टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, उसे हम अपने इंक्लूड्स वाले फोल्डर के अंदर अलग से क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक और टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं footer.ejs के नाम से। तो जो वेबसाइट्स के ऊपर हमारा फुटर होता है, फुटर में बेसिकली हमारे पास एक डिव हो सकता है और इस डिव के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस एट, और यहाँ हम अपनी ईमेल दे सकते हैं hello@abc.com, और साथ के साथ हम अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, इसको कह देते हैं फ़ोन नंबर +91 XXXS, इस तरीके से। सो बेसिकली फ़ोन नंबर हमारे पास है नहीं, अब ये सेम लाइन पर ना रहें उसके लिए एक BR टैग हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फुटर। अब इस स्टैंडर्ड फुटर को एक हम चाहें तो स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइल के अंदर हम अपना बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं टू लाइट ब्लू, इसको कर लेते हैं सेव। ये हमारा स्टैंडर्ड फुटर हो गया जिसके अंदर सिर्फ एक डिव है और सिर्फ एक फुटर क्रिएट हुआ है। अब इस फुटर को बाकी जगह यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, instagram.ejs के अंदर लास्ट में जाकर, क्योंकि फुटर्स को लास्ट में यूज़ करते हैं, हम अपना टैग यूज़ कर देंगे <% वाला, एंड इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे अपने इंक्लूड्स के अंदर includes/footer.ejs को। इसको सेव कर लेते हैं एंड अब अपने इंस्टाग्राम के हम पेज पर जाते हैं, instagram/dogs पर हम जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास हमारा फुटर आ गया। अगर हम instagram.cats पर जाते हैं तो भी लास्ट में हमारे पास हमारा फुटर आ जाएगा। अगर हम इंस्टाग्राम लेट्स सपोज अपना कॉलेज पर जाते हैं तो कंटेंट नहीं है, अब इस पेज पर हमें अपने फुटर को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और एरर वाले पेज पर भी जाकर बॉडी टैग से पहले अपने फुटर को ऐड कर लेते हैं। सेव कर लिया। रोल डाइस में भी बॉडी टैग से जस्ट पहले अपने फुटर को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास फुटर आ गया। सिमिलरली रोल डाइस में भी रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास फुटर आ गया। तो अगर हमारे पास ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जिसे हमें दूसरे टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ करना है और बहुत सारी जगह यूज़ करना है, तो उनके लिए हम इंक्लूड्स को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इस चैप्टर के अंदर टेम्पलेटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आई होंगी एंड इन सारी चीज़ों को आप खुद से जाकर ट्राई भी कर सकते हैं। अपने 1-2 पेजेस बनाने का ट्राई करना है। आप चाहें तो एक पोर्टफोलियो पेज बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल सेक्शंस है। एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन हो सकता है, एक हमारे एजुकेशन का सेक्शन हो सकता है, एक हमारे एक्सपीरियंस का, एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन हो सकता है, और उसमें अलग अलग सेक्शंस को आप इस तरीके से टेम्पलेटिंग करके डिस्प्ले करा सकते हैं।